अभी भी धुंध आपको कैमरे के थ्रू साफ दिख सकती है, तो हमारी आंखों के द्वारा तो साफ देखी ही जा सकती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि जो SO2 और NO2 का स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मिला के प्रदूषण हवा को प्रदूषित करते हैं और ये सब का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। एक छोटी सी जो साई ऑफ रिलीफ जिसे कहा जाता है वो ये है कि हवा की गति तेज है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चूंकि हवा वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो प्रदूषण जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। तो हरियाणा और पंजाब की जो हवा है वो उत्तर प्रदेश में एंटर हो रही है और जिस तरह के मानक आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि जो यूपी के शहर हैं जैसे अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, इनकी एयर क्वालिटी खराब हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत संभव। साफ कहीं ना यहाँ कहीं पर बात दिल्ली एनसीआर की तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चिंता जो है ये उन तमाम जगहों पर है जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर राजेश केशरी हमारे साथ लगातार बने। राजेश जी, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से साल दर साल प्रदूषण को लेकर हम चर्चा करते हैं, स्थिति जस की तस बनी रहती है। मैं जरा आपसे, तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूंगा आप बहुत ही आसान भाषा में, जैसा कि हमारे सहयोगी संभव शर्मा बता रहे थे कि पर्टिकुलेट मैटर पीएम जो है ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ये है क्या, ये क्या असर कर सकता है ह्यूमन बॉडी पर, इसको जरा आप समझाइए दर्शकों को। देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे आपने बताया PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो अलग ये गैसेस होती हैं। ये जो गैसेस हैं जनरली ये जो एग्जॉस्ट है और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उन सब से निकलती हैं, या जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह उससे निकलती हैं। और जो PM2.5 और PM10 पार्टिकल हैं ये भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, कुछ चीज़ें जलाने से, इन सब से ऐसे निकलते हैं। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, हमेशा हवा में रहते हैं। और ये 2.5 पार्टिकल की खास बात ये होती है कि वो हमारी नाक से अंदर फेफड़े तक चले जाते हैं। भगवान ने हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, हमें हर तरीके से बचाव की जो है व्यवस्था दी है। जी। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस की नली में छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं। तो जो बड़े हवा के में जो पार्टिकल होते हैं, जैसे PM10 और उससे बड़े पार्टिकल, वो उस पर रुक जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अक्सर बलगम आती है ना, बाहर जाते हैं, धूल वूल होती है तो फिर खांसी होती है, बलगम जी आती है, हम थूक देते हैं, जी। उसमें वो गंदगी निकल जाती है, वो बाहर चली जाती है। लेकिन ये जो पार्टिकल होते हैं ये इतने महीन होते हैं कि इनको रोकने की शरीर ने व्यवस्था नहीं बनाई है। ये फेफड़े के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों में अंदर जाते हैं। तो जहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली हो रही है, तो वहां से ये खून की नली में, खून के प्रवाह में चले जाते हैं। ठीक है। और ये जो पार्टिकल निकले होते हैं, ये पार्टिकल ऐसे होते हैं कि इनमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर होता है। दिल्ली जैसे शहर में जो लोग रहते हैं वो समझिए, जब स्मोक का टाइम होता है सर्दियों के समय में, एक पैकेट सिगरेट वो रोज पीते हैं, अगर वो नहीं भी पीते तो भी। और जो पी रहे हैं उनका क्या हाल है। इसकी वजह से डायबिटीज होता है, ये WHO ने घोषित किया है, इस पोल्यूशन के एक्सपोजर की वजह से। इसकी वजह से डिमेंशिया होता है। एल्जाइमर्स डिजीज की एक बहुत बड़ी वजह ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, सर, कार्डियो। सर्वे में ये बात भी आई तो कि 35% लोग जो हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से। क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी नर्व हैं, जो हमारा ब्रेन है, वो इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम तो कितने सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे बचपन से इनको एक्सपोज हो रहे हैं, क्यों आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं कि हार्ट अटैक यंग जनरेशन में होने लगे हैं, डायबिटीज की उम्र इतनी कम हो गई है। तो इसमें एक चीज होती है, एपिजेनेटिक्स। और उसमें ये प्रदूषण का बहुत ही बड़ा महत्व है।
ये हमारी गर्भवती महिलाएं जिनके भ्रूण में बच्चे हैं, वो भी तो इस प्रदूषण से अफेक्टेड हैं। और इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप अगर घर के एक कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा देंगे तो आप प्रदूषण से बच गए। ये सर्वे ज्यादातर में एयर सर ये भी बहुत प्यूरिफायर एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ये आपने बहुत अच्छी बात सर उठाई है। सर्वे में ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तकरीबन 31% लोग जो हैं, नहीं माफ कीजिए 23% जो लोग हैं वो एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं। और हम हर बार देखते हैं कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री जो है वो बीते सालों में लगातार बढ़ती नजर आई है। मेरा सवाल सर आपसे यही था अगला कि या ये एयर प्यूरिफायर्स जो हैं क्या ये पूरी तरीके से सही हैं, क्या इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए, और क्या ये वाकई प्रदूषण को नियंत्रित करने में घर में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कारगर होते हैं? जी, तो सबसे पहले तो हमें समझना है, देखिए एयर प्यूरिफायर बहुत महंगे आते हैं। अगर आपके 30% लोगों ने जो जवाब दिया है एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं तो वो अपर मिडिल करेक्ट, करेक्ट सर। क्लास हो। तो सबके तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा देश अभी भी इतना वो नहीं है। दूसरा, एयर प्यूरिफायर क्या होते हैं? एयर प्यूरिफायर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। जो ज्यादातर कॉमनली लोग खरीदते हैं, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को भी एक्सेसिबल है, वो पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करते हैं। ओके। और जो हमें एयर प्यूरिफायर एक्चुअली चाहिए वो ऐसे चाहिए जो गैसेस को भी प्यूरिफाई करें। ऐसे भी एयर प्यूरिफायर आते हैं जैसे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, इन सब को भी प्यूरिफाई करते हैं। तो एक तो उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और उनको आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। उनको लगाने के लिए आपको घर, मकान या बिल्डिंग उस तरीके से बनानी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। और जो हम कहते हैं कि आजकल देखते हैं, कम से कम एक अच्छा स्टेप है कि जो सड़क पे कई कई जगह पानी का छिड़काव हो रहा है, बट वो भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज वी नो द सोर्स। हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, जो ये इस समय जो खास तौर पे पोल्यूशन होता है वो कहाँ से आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए, कुछ रेडिकल पॉलिसी में चेंजेस करने चाहिए कि इसको जड़ से खत्म करें। क्योंकि कुछ छोटी मतलब कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से हम अपनी सोसाइटी की, अपने बच्चों की जान ले रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर हम इसको नहीं समझ सकते तो हम क्या कर रहे हैं इस देश में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या वर्तमान पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाली जनरेशन्स को भी इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। भले ही वो तमाम महिलाएं जो इस वक्त गर्भवती हों, जिनके गर्भ में बच्चे हैं, उनको भी आगे दिक्कतों का सामना जो है इससे करना पड़ सकता है। इसलिए एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। इस पर मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि क्या वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं हमारे तमाम सहयोगियों का रुख कर लेता हूं जो हमारे साथ अलग अलग दिल्ली एनसीआर के कोनों से जुड़े हुए हैं। और अकरम खान हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लगातार तमाम तस्वीरों और क्या स्थिति है ग्रेटर नोएडा की ये बताने के लिए जुड़े हैं। अकरम, नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज हैं बहुत सारी, जमकर आतिशबाजी हुई दिवाली पर, और उसके बाद अब जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो नोएडा में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए? हम दिल्ली की तो बात करते हैं, नोएडा की क्या स्थिति है, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं नोएडा में? देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बढ़ा था और कुछ दिनों के लिए छापेमारी जरूर की गई थी। स्थिति क्या है ग्रेटर नोएडा वासी खुद बता सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जरा वो बताइए, आपके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और आप लोगों को क्या परेशानियां होती हैं? अभी हमारे पास में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ 4-5 सोसाइटियों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों और बड़े बूढ़ों को। और यहाँ पे जितना भी प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधों पे देख लो मिट्टी जमी पड़ी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मोस्टली बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को डॉक्टर के हमें ले जाना पड़ रहा है। तो मेरी लोगों से और यहाँ जो इस कंस्ट्रक्शन साइड को चलाने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ एक ग्रीन नेट बिछवाएं, डेली पानी का छिड़काव करवाएं, एक स्मोक गन है उसकी व्यवस्था की जाए जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। लोग अपने फायदे के लिए आम पब्लिक को परेशानी में डाल रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारी ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जितने भी अफसर हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जितना भी ये सोसाइटी के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इन लोगों को समझाया जाए कि डेली पानी का छिड़काव होना चाहिए, नेट बिछना चाहिए और वो स्मोक गन का
डेली योग होना चाहिए। देखिए, ये ये और होना कुछ चाहिए। भी लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। आज आपने मास्क लगाया है, किस तरह की परेशानियां आपको दीपावली के बाद देखने को यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में मिल रही हैं? मुझे आज बहुत ज्यादा सांस लेने में सफोकेशन हो रहा था, खांसी भी हो रही है और इसकी वजह से मैं आज डॉक्टर को भी दिखा कर आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है मास्क लगा कर रखिए और क्या कहते हैं थोड़ा दूर दस्त से दूर रहिए, अगर इसकी वजह से फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। बच्चे भी परेशान हैं, बच्चों को भी डॉक्टर के पास अभी मैं देख कर आया हूँ, वहाँ पे बच्चों की लाइन लगी पड़ी है डॉक्टर के पास। इतने सारे बच्चे वहाँ पर ओपीडी में दिखा रहे हैं डॉक्टर को, कुछ बच्चे एडमिट भी हुए हैं। सर देखिए चंदन, जिस तरह से आपने देखा ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है, और देखिए थोड़ी गनीमत इसलिए कही जा सकती है, जो हवा है वो तेजी से थोड़ी सी चली है, जिसकी वजह से बिल्कुल, air लोग quality भी index बता रहे हैं पिछली कितनी बार की दिक्कतों तुलना का में सामना थोड़ा सा उन्हें कम करना है। पड़ रहा है। गोहित कौशिक हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं गोहित, वहां पर प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आते हैं? क्या कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए? देखिए, गुरुग्राम में जो पॉल्यूशन है उसके 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, लगातार जो ट्रैफिक बढ़ता है उसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं जो पॉल्यूशन छोड़ते हैं, उसके बाद वो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाते हैं। दूसरा, टूटी सड़कें, जहाँ से धूल उड़ती है उस धूल को कंट्रोल किया जाता है, दूसरा धूल माना जाता है। और तीसरा, इंडस्ट्रीज को माना जाता है। इंडस्ट्रीज की वजह से लगातार जो गुड़गांव में प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। और सरकार गोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, गाजियाबाद में जो प्रदूषण के प्रमुख वजहें हैं उनमें से एक फैक्ट्रीज हैं, बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल एरिया है गाजियाबाद में, और उससे निकलने वाला प्रदूषण जो है, धुआं जो है, वो वहां के हवा को खराब करता है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं कि फैक्ट्रीज से जो प्रदूषण निकल रहा है उनको नियंत्रित किया जा सके? मुख्य कारण ही यही है कि जब ग्रेप 2 के नियम लागू हो जाते हैं उसके बावजूद भी अधिकारी जो है अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं निकलते हैं। यही वजह है लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। जैसे कि आपने बोला, इंडस्ट्री एरिया है, तमाम औद्योगिक क्षेत्र है गाजियाबाद में, उद्योग बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। और साथ ही जैसे कि ग्रेटर नोएडा के अकरम बता रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, पर जो नियम है वो बिल्कुल भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लगातार जैसे कि ग्रेप 2 के नियम में ये कहा गया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट यदि उसमें काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन में काम चलेगा तो उसमें ग्रीन कपड़ा लगाना अनिवार्य होता है। उसी तरीके की तस्वीर भी गाजियाबाद में दिखी है। जगह जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहे हैं, धड़ल्ले से धूल मिट्टी उड़ रही है। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाना चाहूंगा किस तरीके से दोपहर का वक्त है, पर देखेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो आपको धुंधली सी दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। लोगों का अब दम घुटने लगा है, लोग बीमार होने लगे हैं। दिवाली के बाद फिर से स्थिति एक बार फिर खराब होने लगी है। तो जरूरत है आम जनता को भी अवेयर होने की, लोगों को समझने की कि कैसे अपना ध्यान रखा जाए, क्योंकि अधिकारी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर आपको खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कह दिया गया है कि यदि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बिना मास्क के आप घर से ना जाए, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है। जो हालात है, जो आसपास का वातावरण है, वो जो हवा है बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बची है, बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। जी बिल्कुल। संभव शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली की तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, प्रदूषण की बात जब भी होती है, सरकारों की बात होती है कि क्या कुछ किया गया नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति कमोबेश हर साल नजर आती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर और भी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, आम लोगों की। और कहीं ना कहीं वही एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो इस प्रदूषण का हो सकता है, क्योंकि जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगा इस चीज को लेकर कि प्रदूषण अगर बढ़ता है तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ता है, चाहे वो पराली जलाने से लेकर, आतिशबाजी करने से लेकर, गाड़ियों के इस्तेमाल करने से लेकर, तमाम फैक्टर्स की बात करें, सब में कहीं ना कहीं आम लोग ही शामिल हैं,
क्योंकि प्रदूषण फैलाते भी आम लोग ही हैं निश्चित तौर पर। अगर हम एक बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच से इस चीज को देखें तो क्या आने वाले समय में जब एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात होगी तो लोगों की इसमें मौजूदगी, लोगों का अवेयरनेस इसका एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। जब आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या समझ आता है? जी बिल्कुल चंदन, जब बात होती है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, जब लोगों को बॉटम अप अप्रोच करने की ज़रूरत है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक बार फिर पोल्यूशन का संज्ञान लिया था। लंबी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चली, उसमें यही था कि एक तो ये मैटर एपॉलिटिकल रहना चाहिए, राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए, और दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा इसलिए रोल हो जाता है क्योंकि जब हम अवेयरनेस कैंपेन, एक तरह से कैंपेनिंग ट्रेल करते हैं, तब जनता को भी लगता है कि हाँ कुछ मामला महत्वपूर्ण है। आनंद विहार से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई, जनता से मिले। जनता पॉल्यूशन समझ तो रही है, लेकिन पॉइंट ये है जो उम्रदराज लोग हैं उन पे सीधा असर है, वो ज़्यादा समझ रहे हैं। जो एस्थमेटिक हैं वो ज़्यादा समझ रहे हैं, युवा उतना नहीं समझ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है, एकदम से तो मार नहीं रहा, धीरे धीरे वो आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है, खोखला करता है। क्योंकि जो NO2 है और SO2 है, ये बहुत सीरियस जो कण हैं हवा में वो होते हैं। अगर इसे हम लगातार 2 महीने 3 महीने इनहेल करें तो वो सीधे हमारी लंग्स की जो हेल्थ है उस पर असर डालते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। दिवाली बीत चुकी है, सुनवाई सोमवार को हो सकती है या अगले हफ्ते में कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हो सकती है। उसमें दिल्ली सरकार ने क्या एक्शन लिए उसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आनंद विहार जहाँ की हवा एकदम हैजार्डस है, जैसे कि एयरपोर्ट का एरिया वहाँ बहुत हवा ख़राब है। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स में गवर्नमेंट ने ग्राउंड जीरो पे क्या एक्शन लिए वो बताना है। जिस तरह से एक दिल्ली सरकार का एक्शन है कि एंटी स्मॉग गन्स को लगाया गया है, जहाँ पर गाड़ियाँ स्प्रिंकल करेंगी, पानी का छिड़काव करेंगी, धूल ना उड़े। लेकिन वो एक सल्यूशन है। एट दी एंड जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, जब जो एयर क्वालिटी का कमीशन है उसने कहा कि जो पुराने व्हीकल्स हैं 15 साल से भी ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है वो भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब ये तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा कि जो डीजल के व्हीकल्स हैं, पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, उसको वो कैसे कब करते हैं और उसका इस्तेमाल ना करके CNG व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं। क्योंकि जो व्हीकुलर और इसमें सरकार की भूमिका भी ये होनी चाहिए कि आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उस कदर बनाएं कि जो आम लोग हैं वो इसे एक्सेसिबल कर सके बिना किसी परेशानियों का सामना किए हुए। डॉक्टर राजेश केशरी, बात हमने समस्याओं की, अब चूंकि समय हमारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपसे सॉल्यूशंस पर बात करना चाहूंगा कि आखिर जिस प्रदूषण की समस्या से हमें हर साल रूबरू होना पड़ता है उससे बचा कैसा जाए। प्रदूषण तो कमोबेश मुझे लगता है अगले साल भी हम यही चर्चा कर रहे होंगे। आम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं? वो लोग जो घरों में हैं, विशेष तौर पर जिन्हें रोज ऑफिस आना जाना है इस प्रदूषण के बीच, उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो जरा आप दर्शकों को बताइए जिससे वो राहत महसूस कर सके। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सुबह का समय और शाम का समय जब ठंड ज़्यादा होती है, जो ऊपर की जो हवा की लेयर है वो नीचे आ जाती है और कन्वेक्शन नहीं होता, अपवर्ड कन्वेक्शन, तो ऐसे समय में बाहर अगर हो सके तो ना निकलें। जैसे जिन लोगों को आदत है, शौक है और बहुत अच्छा शौक है मॉर्निंग वॉक का, तो वो अपनी मॉर्निंग वॉक को थोड़ा डेफर कर दें। मतलब मान लीजिए अगर सुबह 6 बजे घूमने की आदत है तो 6 बजे के बजाय 12 बजे जाएं। अब सर्दियाँ शुरू हो ही गई हैं, आ ही रही हैं, तो अब इतनी सर्दी भी नहीं लगेगी। लेकिन सुबह का जो समय होता है और जो खास तौर पे हम जब पैदल चलते हैं, जो निचली सतह है हवा की, उसमें क्योंकि हवा ज़्यादा ठंडी होती है तो स्मॉग का कॉन्सेंट्रेशन और इन सब पार्टिकल्स का जिसकी आपने चर्चा की ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो ये हम सब लोग कर सकते हैं। दूसरा, अपनी बॉडी कवर्ड रखें, जितना कम से कम हो सके
बाहर निकलें, ऐसी जगह जाएं। और जो जगह जो हॉटस्पॉट्स हैं जिनकी आपने चर्चा की, जिनके बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया, जैसे आनंद विहार टर्मिनल और दूसरी जगह, ऐसी जगह को मैक्सिमम पॉसिबल अवॉइड करें। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जिन लोगों को क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशंस हैं जैसे राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम है, वो अपना खास तौर पे बचाव करें। बाहर निकलें, मास्क पहन के रखें, क्योंकि कुछ तो मास्क से बचाव हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर N99 मास्क पहने, उसको सही तरीके से पहने कि नाक हमेशा बंद रहे और वो टाइट लगे हो, तभी मास्क पैदा करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअली लोग कर सकते हैं। और बुजुर्ग लोग और जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर? उनको भी यही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मास्क पहन के रखना चाहिए। ये ऐसा समय है कि इस समय वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो वैक्सीन आती हैं, फ्लू इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ये ज़रूर लगवा लें। हालांकि इसका डायरेक्ट पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि जब एक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दूसरी प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी एग्रीवेट करती है। तो अगर उनको सीओपीडी, अस्थमा, ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ठीक। ऐसी बीमारी, उनको सांस लेने में तकलीफ है, जी। ऊपर उनको स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा या इस तरीके की बीमारियां हो जाएं, तो ये एक तरीके से बहुत ही भयंकर हो जाती हैं। ठीक। तो कम से कम जो थोड़ा बहुत बचाव अपना कर सकते हैं वो करें। गर्भवती महिलाएं कोशिश करें पोल्यूटेड समय में, एरिया में ना बिल्कुल, निकले, ये घर से तमाम बाहर ना प्रिकॉशंस निकलें, हैं जिनका मास्क ख्याल पहन जो के है वो रखें। रखना चाहिए और मास्क पहनने की कोशिश कीजिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं, विशेष तौर पर इस वक्त। बहुत